नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें हम 10th क्लास की बात करेंगे। आज 10th क्लास की जो वर्कशीट है 40, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो आपका चैप्टर है। तो उस चैप्टर का जो आज अध्याय है जल परिवहन व समुद्री पतन यानी बंदरगाह, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जल परिवहन की बात करता हूँ। ये कुछ मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे आपके समझाने के लिए। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। देखिए, जितने भी परिवहन साधन हैं हमारे इस पृथ्वी पर, ठीक है, उसमें सबसे सस्ता साधन जो है, सबसे सस्ता, ठीक है, वो माना जाता है जल परिवहन, क्योंकि इसमें लागत कम है। ठीक है, तो भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर जो है मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। यानी मशीनों वाली जो नौकाएं हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसके अंदर। और इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा इनको समझा देता हूँ आपको कि जल परिवहन जो है, जो हमारे परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। जल परिवहन का मतलब ये है कि जो हमारे समुद्री इलाका है, हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, यहाँ जो भी स्टीमर या पोत या बड़े बड़े जो जहाज़ चलाए जाते हैं पानी के, वो सारे के सारे जो जहाज़ है वो यहीं चलाए जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, फेरी पोर्ट का भी काम करते हैं, ये सारे के सारे। और ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन माना जाता है एक दूसरे देश से पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो है अंतरस्थलीय यानी भारत के अंदर की जो नदियों द्वारा बनाया हुआ मार्ग है, उनके माध्यम से जो है ये 14,500 किलोमीटर लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग है और ये 5,685 किलोमीटर मार्ग जो है मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है हमारे देश का आंतरिक जो जलमार्ग है उसका पहला पार्ट है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य। हल्दिया मतलब जो है पश्चिमी बंगाल का इलाका और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का गंगा नदी का जो इलाका है वो मध्य 1620 किलोमीटर लंबा जो सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जो है जलमार्ग कहलाता है और ये 1 नंबर का जलमार्ग है। इसके अलावा दूसरा जो है केरल में पश्चिमी तटीय नगर कोट्टापुरम से कोल्लम तक जो है 205 किलोमीटर लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग है। तो ये ऐसे जलमार्ग है जो परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, फेरी पोर्ट भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके माध्यम से काम भी संपन्न होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर लोग आते जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी आवागमन होता है। और इसके अलावा एक छोटी सी जो ज्योग्राफिकल बात है, भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो सीधे 9 भारतीय राज्यों से उसकी समुद्री सीमा लगती है और 7,516 किलोमीटर लंबी जो है समुद्री तट रेखा है। और इस तट रेखा पर जो है 9 राज्य लगते हैं। उन 9 राज्यों में 12 मुख्य यानी बड़े बंदरगाह और 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह पतन है। ठीक है, इन जो बंदरगाहों में जो है व्यापार का आवागमन का जो है साधन उपलब्ध होता है। ये व्यापार का सबसे सस्ता साधन माना जाता है और ये बंदरगाह जो है सुविधा के रूप में भी प्राप्त होते हैं माल को इधर से उधर ले जाने में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, आयात और निर्यात में। भारत की समुद्री तट रेखा जो है इतनी जो मैंने बताया आपको लंबी है। इसके अलावा हम बात करते हैं बंदरगाहों की, तो बंदरगाहों में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो भारत में मुंबई बंदरगाह है। और जो मुंबई बंदरगाह ये जो है माल पोर्टिंग में और इलाके वाइज में भी सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में। इसके अलावा भारत का जो सबसे छोटा बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो सबसे छोटा बंदरगाह कहलाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है चेन्नई पोर्ट को कहते हैं, चेन्नई बंदरगाह, जो मद्रास में स्थित है, तमिलनाडु में इस समय। और इसके अलावा जो है
कांडला जवारीय बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, कांडला बंदरगाह जो है एक जवारीय पतन है, ठीक है। और इस पतन में जो है जवारीय बंदरगाह में जो है इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले जो है इसका जो दबाव था वो सारा कराची बंदरगाह पर था। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो भारत को जो है नई आवश्यकता महसूस हुई, उस आवश्यकता को पूरा कांडला बंदरगाह ने किया। तो इस कांडला बंदरगाह की वजह से जो है ये हमारा जो सिस्टम है बंदरगाहों का वो काम करता है, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करता है। जैसा कि ये लिखा हुआ है जल परिवहन और समुद्री पतन, ये सारी जो बंदरगाह है भारत का नाम रोशन करते हैं, भारत को कमाई का साधन देते हैं, ठीक है, और आयात और निर्यात के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। कलकत्ता बंदरगाह जो है, जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह वो पटसन का और बड़ी मशीनरी का बंदरगाह भी कहलाता है। इसके अलावा जो चेन्नई बंदरगाह है वो लोहा निर्यात के लिए यानी आयरन निर्यात के लिए भी माना जाता है। और मुंबई बंदरगाह से बहुत ज़्यादा माल लोडिंग का काम किया जाता है और जो नई गाड़ियाँ कारें आती हैं वो सब आपको मुंबई बंदरगाह से भारत में आती हुई दिखेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो और बड़े बंदरगाह हैं भारत में उनसे बहुत सारे सामानों का आयात और निर्यात होता रहता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है परिवहन की ये प्रक्रिया है और ये परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम साधन माना जाता है। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और भी आने वाले समय में राष्ट्रीय जलमार्ग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जल परिवहन में भी अब बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है और इसके भी नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले पार्ट पे हम आगे के जो पार्ट हैं उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।